आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम, ये बीमारी हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंत को प्रभावित करती है। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ, शिफ्ट ड्यूटीज़, वर्क प्रेशर, वर्क फ्रॉम होम के वजह से जो होने वाला वर्क प्रेशर है, इसके बावजूद चिंता, मानसिक तान तनाव, इन और ऐसी अन्य कारणों से इसका जो प्रमाण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा पाई गई है। 15 से 45 उम्र के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आईबीएस क्या होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और होम्योपैथिक उपचार पद्धति क्या होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित माने। मैं डॉक्टर भारती माने। आप सभी का आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी क्या? तो ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि एक से ज़्यादा लक्षणों का समूह। इस बीमारी में हमें एक से ज़्यादा लक्षणों के समूह आते हुए नजर आते हैं। ये बीमारी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि हमारे मुंह से लेकर एनस तक किसी भी जगह पर प्रभावित हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है वो ये इस जगह पर इसका प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें हमारे ब्रेन गट जो रिलेशन होता है, हमारे जो दिमाग और पेट का जो रिलेशन होता है वो अफेक्ट होता है। इसी वजह से मानसिक तान तनाव या मानसिक विकार भी इस बीमारी को ट्रिगर करते हैं या इस बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस बीमारी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहले तो आईबीएस डी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, जिसमें दस्त लगते हैं, पेशेंट को दस्त होते हैं। दूसरा है आईबीएस सी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कब्ज होते हैं, पेशेंट को स्टूल पास होने में या तो मल पास होने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। और तीसरा है मिक्स्ड आईबीएस एम यानी मिक्स्ड, इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों भी ऑल्टरनेट होते हैं और पेशेंट को कभी दस्त कभी कब्ज ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं? संशोधन के अनुसार इसका कोई एक परफेक्ट या मूल कारण ऐसे आज तक नहीं पता चला है। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग कारण या अलग अलग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में आईबीएस की हिस्ट्री है, माता पिता भाई बहन को हिस्ट्री है, तो आईबीएस हो सकता है। या फिर किसी को जीईआरडी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है तो वो आगे चल के आईबीएस में रूपांतरित होता है। किसी को अगर मानसिक तनाव, चिंता है या फिर बचपन में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ हो, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ऐसे कुछ है तो भी ऐसे पेशेंट में आईबीएस के सिम्टम हो सकते हैं। अगर शिफ्ट ड्यूटीज़ है, नींद एक साथ में पूरी नहीं होती है, उस वजह से आईबीएस उत्पन्न हो सकता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें बहुत टाइम्स देखा गया है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, मुंह में भी उनको तकलीफ़ होती है, ऐसे पेशेंट में आगे चल के आईबीएस के सिम्टम आ सकते हैं। कोई इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये भी कारण है कि आईबीएस सिम्टम इसमें डेवलप हो सकते हैं। किसी फूड की एलर्जी है या इंटॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड है तो इसमें आईबीएस हमें दिखाई दे सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि आईबीएस का कोई एक मुख्य या तो मेन फिक्स रीज़न नहीं होता। इस वजह से इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो भी अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो है पेट में दर्द, और ये पेट का दर्द मल निस्तारण के बाद कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन, पेट फूलना गैसेस के वजह से, डायरिया हो सकता है, ब्लीडिंग पर रेक्टम हो सकता है, एनएस के थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो, उस वजह से वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को,
उसके बाद मानसिक जो तान तनाव है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस वजह से भी माइंड का अफेक्शन बॉडी के ऊपर होने के कारण हमें सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। महिलाओं में ये देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को जॉइंट का कंप्लेंट्स है तो वो फ्लेयर अप होते हैं, यानी कि उनका इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। किसी किसी पेशेंट्स को मुंह में दांतों के नीचे जो गम्स होते हैं उनमें छाले आ जाना, या तो उनका इन्फ्लेमेशन होना, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। हर एक जगह पे जो एनएस अपना मुंह से लेकर एनएस तक जो इन्फ्लेमेशन होता है वो किसी भी जगह पे हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में फिशुला भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है जो हमारा मल पास करने का है, तो स्टूल पास होने का जो जगह होती है उसी के नज़दीक एक और जगह तैयार हो जाती है बिकॉज ऑफ सीवियर इन्फेक्शन। लेकिन हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आईबीएस के जो साइंस एंड सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं वो एक ही बार में नहीं आते, वो बार बार आते रहते हैं। इंटरमिटेंटली दे कम एंड दे गो, सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। एंड बेसिकली हम आईबीएस, किसी पेशेंट को आईबीएस कब बोलते हैं कि हुआ है, जब 3 महीने हो, अगर 3 महीने तक लगातार ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम उसे आईबीएस का नाम दे सकते हैं। आईबीएस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? आईबीएस के डायग्नोसिस के लिए हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी के फैमिली में आईबीएस की हिस्ट्री है तो उस व्यक्ति को आईबीएस हो सकता है, या फिर कोई दवाई चालू है जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चालू है, या फिर कोई रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से भी आईबीएस हो सकता है। लेकिन आईबीएस के सिम्टम 3 महीने से ज़्यादा होने चाहिए तो ही हम उसको आईबीएस का नाम दे सकते हैं। जब हम पेशेंट की शारीरिक जांच करते हैं, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें पेशेंट का पेट फूला हुआ नज़र आता है, या फिर हम पेशेंट के पेट को हाथ लगाएंगे तो टेंडरनेस मतलब दर्द होता है। यह भी लक्षण हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में दिखाई देता है। अगर खून की जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें एनीमिया दिखाई दे सकता है। जैसे कि हमने साइंस एंड सिम्टम्स में देखा कि आईबीएस के सिम्टम में ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब स्टूल में खून जा सकता है, इस वजह से एनीमिया हो सकता है। या फिर कोई इन्फेक्शन है तो कंप्लीट ब्लड काउंट में वाइट सेल्स भी बढ़े हुए नज़र आएंगी। इन्फेक्शन की वजह से ESR भी बढ़ेगा, और उसके साथ ही लीवर फंक्शन टेस्ट भी एबनॉर्मल आ सकते हैं। अगर हम मल की जांच करेंगे या स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें कॉजेटिव बैक्टीरिया या तो जीवाणु, विषाणु नज़र आएंगे। इसके लिए हमें स्टूल कल्चर भी करना पड़ सकता है या फिर कर सकते हैं। इमेजिंग स्टडीज़ में बहुत सारे स्टडीज़ हम इसके लिए कर सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी है, कैप्सूल एंडोस्कोपी, अपर जिया एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, MRI एब्डोमेन, या फिर बेरियम स्कैन कर सकते हैं, एंटेरोस्कोपी कर सकते हैं, एंटेरोस्कोपी कर सकते हैं। लेकिन हर एक पेशेंट को सभी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट के लक्षणों के अनुसार, उसकी तीव्रता के अनुसार हर एक पेशेंट को अलग अलग जांच करनी पड़ रही है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की रोकथाम यानी प्रिवेंशन कैसे करें? पहले तो जैसे हमने देखा, ये जो बीमारी है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यानी कि सीधा इसका असर हमारे खाने पीने की आदतों से रिलेटेड है। हमें अच्छे खाने पीने की आदतें रखनी चाहिए, जैसे कि फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स अवॉइड करें, जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा है वो पदार्थ अवॉइड करें, क्रीमी फूड्स या तो फिर सॉसेस ये सब अवॉइड करें, हेल्दी फूड लेने की कोशिश करें। और किसी को अगर आईबीएस की तकलीफ़ है तो वो पेशेंट ने थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो पाचन संस्था है उसके ऊपर तनाव कम आए, लोड कम आए। इसके अलावा हमारी स्लीप पैटर्न हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा हमारे जो स्लीप है उसका सीधा असर हमारे गट के फंक्शनिंग पर होता है, हमारी जीआईटी ट्रैक्ट के फंक्शनिंग पर होता है। इसलिए हमें अच्छी और गहरी नींद आना, इसके ऊपर काम करना चाहिए।
अगर किसी को मानसिक तान तनाव है, कोई विकार है, कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो उसके ऊपर बहुत काम करना होगा। उसके लिए हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इस सब चीज़ों का अवलंब कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में देखा जाए तो किसी किसी को दूध की एलर्जी होती है, दूध पीने से किसी किसी को डायरिया लग सकता है, दस्त हो सकता है। तो ऐसी हालत में उस पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कम करने चाहिए या तो पूरी तरह से अवॉइड करने चाहिए। तो ये हमने देखे कुछ साधारण उपाय जो जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकें। आईबीएस के उपचार कैसे किए जाते हैं ये हम देखते हैं। कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आईबीएस के लिए विटामिन सप्लीमेंटेशन, मिनरल सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंटेशन या फिर विटामिन B12 सप्लीमेंट ये दिए जाते हैं। अगर पेशेंट को डायरिया है तो लोपेरामेड दिया जाता है, या तो फिर कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव्स या फिर फाइबर सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार अपना शरीर और मन एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। अपने मन का हर एक अफेक्शन अपने शरीर के हर एक साइड पे होता है, जैसे कि हाथ हो, पैर हो या फिर पेट हो। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर हम कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं या फिर एकदम से घबरा जाते हैं तो हमें डायरिया लग सकता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अपना ये जो मन है ये शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होता है। इसके लिए आईबीएस के पेशेंट में उसकी मेंटल और फिजिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा पाया गया है आईबीएस के पेशेंट में कि उसको कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ की हिस्ट्री होती है। मतलब अगर उसका कोई रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव गुजर गया है या फिर किसी की नौकरी चली गई है और बहुत दिन तक वो घर में बैठा है, या फिर कोई सप्रेस्ड डिज़ायर है, ऐसे पेशेंट में उसका शारीरिक और मानसिक दोनों अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम, सल्फर, एलोसोकोट्रिना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्सेटिला, पोडोफाइलम ऐसी बहुत असरदार दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर आपको आईबीएस के लक्षण हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर उनसे ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम यानी कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस विषय पर आज हमने चर्चा की। उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, होम्योपैथिक उपचार पद्धति क्या होते हैं, इस विषय पर हमने जानकारी ली। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए, हम उनका निरसन करने की कोशिश करेंगे। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।